हाँ जी बच्चों, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता दिया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कैसे बनता है ना। तो हमने लास्ट क्लास में ये बता दिया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, सही है ना। न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन कैसे होते हैं ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अब उसी के बेसिस पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन देखो, ये है which of the following nucleotide will have maximum molecular weight। नहीं भाई, करनाल नहीं हूं मैं, दिल्ली में ही हूं। ऑप्शन लिख लो इसमें। एएमपी, डीएएमपी, सीएमपी एंड यूएमपी। ये मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एएमपी, ए। ओके, तो देखो ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा किसी स्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। और आप जानते हैं कि देखो ये जो सी होता है और ये जो यू होता है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पायरिमिडीन वाला ग्रुप होता है। देखो इसमें पायरिमिडीन बेस होता है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों प्यूरिन वाले होते हैं। देखो, और आपको पता है कि ये जो डी वाला पार्ट होता है, इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है। बेटा क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड विल हैव मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट। ये 4 न्यूक्लियोटाइड के नाम लिखे गए हैं। देखिए इन 4 में से किस न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका आंसर ए हो जाएगा, दैट इज एएमपी। समझ में आ गया क्यों? ये सबको समझ में आ गया, क्योंकि सी और यू तो पैरामिडीन में होता है। सी और यू तो पैरामिडीन में होता है, और पैरामिडीन इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता, आंसर तो प्यूरिन वाला ही होगा। अब प्यूरिन में देखिए एक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एक डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, तो ऑब्वियस सी बात है जो डीऑक्सी वाला पार्ट होगा उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, तो एएमपी का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। अगर इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना होता तो अगर मैं इस ऑप्शन में यहां लिख देता जीएमपी और लिखता डीजीएमपी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं पूछे जाते आपसे। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तब तो आपके लिए वो आधे घंटे का एक न्यूमेरिकल हो जाएगा ना। फिर आपको पूरा का पूरा एएमपी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, कितने कार्बन, कितने नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन, फिर डीएमपी में बनाइए, फिर जीएमपी का बनाइए, तो ये आधे घंटे का एक न्यूमेरिकल हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसमें से 2 प्यूरिन का होगा, 2 पैरामिडीन का होगा, एक में डी लगा होगा, तो डी वाला तो कम हो ही जाएगा। समझ में आ गया सबको? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बता दिया था कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, कैसे बेस, सुगर और फॉस्फेट बीएसपी
देखो बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया ना, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर के एक एंड से बेस लगा होता है, शुगर के दूसरे एंड से फॉस्फेट लगा होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है ना। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि न्यूक्लियोटाइड के बनने के बाद एक डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है। तो हम डिस्कस करेंगे अब फॉर्मेशन ऑफ अ डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। चलिए, तो यहां देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे बनता है एक डाई न्यूक्लियोटाइड। फॉर्मेशन ऑफ अ डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब वो देखिए कैसे बनता है ये। तो पहले मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, देखिए डायग्राम आप बना सकते हैं, देखिए आसान सा ये पूरा कहानी है इसमें। यहां पे मान लो हमने एडेनिन बेस दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये HOH है, यहां भी ये HOH है, यहां पे ये HCH2 O P डबल बॉन्ड O OH और OH है। अभी ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। तो देखो मैंने कहा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड देखो यहां पर, और यहां आपको देखिए ऐसे लिखना है, यहां पे H लिखा हमने, CH2 O P OH और OH, ठीक है। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, देखिए यहां पर, ठीक है, देखो। और अब करना क्या है, देखो यहां पर, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये H और इसका ये जैसे OH है, ये देखिए, ये H2O यहां से बाहर रिलीज होगा और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसके जुड़ने के बाद अगर देखिए तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो ये स्ट्रक्चर देखिए ऐसा हो जाएगा, यहां पर तो A लगा हुआ रहेगा, यहां देखिए आप ये हो जाएगा O P डबल बॉन्ड O HO O, देखो यहां पर ये O आ जाएगा, फिर नीचे देखो ये यहां पर ऐसे CH2 हाइड्रोजन, यहां पर C लगा दीजिए आप, यहां पे H है, OH है, H है और OH है। बाकी तो आप यहां पर वो सारा लगा सकते हैं, H CH2 O P डबल बॉन्ड O, यहां पर OH है और नीचे भी एक OH है। समझ में आ गया बच्चों ये? और ये जो आप लिंकेज यहां पे देख रहे हो, ये पूरा जो लिंकेज आप देख रहे हैं यहां पर, ये इस लिंकेज को क्या बोलते हैं बताओ? इसको अब कहते हैं फॉस्फो डायएस्टर लिंकेज कहते हैं। देखो इसको, एक ऑक्सीजन यहां भी, एक ऑक्सीजन यहां पे, देखिए इस लिंकेज को फॉस्फो डायएस्टर लिंकेज कहा जाता है। उल्टी क्यों होगी भाई? अभी उल्टी क्यों होगी? देखो यहां पर ये H है, ये OH है, ये H है, नंबर वही है। अरे नंबर तो यहां भी वही है, ये यहां पे 1 है
ये यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पर 3 है, ये यहाँ पर 4 है, ये यहाँ पे 5 है। यहाँ पर ये 1 है, 2 है, 3 है, ये देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यहाँ पर ये फोर्थ कार्बन आएगा और ये फिफ्थ कार्बन यहाँ पे आएगा, देखो ये। ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो लिंकेज बना है यहाँ पर, ये 3 और 5 के बीच में है। और देखिए यहाँ पर ऊपर यहाँ पे 5 है, नीचे यहाँ पर 3 है। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड का चेन अगर आप देखेंगे, अगर वो 5-3 डायरेक्शन में है, 5-3 कहते हैं, 5 ये वाला देखो, ये वाला कार्बन का 5 है ये, और नीचे वाले कार्बन का ये देखो 3 वाला पार्ट होता है ये। तो अगर ये 5-3 होगा तो इसमें जो आपका फॉस्फोडाइस्टर का लिंकेज होगा वो 3-5 बनता है। देखिए अगर आपका डीएनए का स्ट्रैंड, अगर आपके न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड 5-3 डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो जो फॉस्फोडाइस्टर होगा वो 3-5 होता है। देखो ऊपर यहाँ पे 3 है, नीचे यहाँ 5 है। तो देखो ये मान लो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है, अभी तो डाई न्यूक्लियोटाइड है, आप ट्राई बना लो, टेट्रा बना लो, पेंटा बना लो, हेक्सा बना लो और बना लो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर देखा जाए तो इस वाले पॉली वाले पार्ट में क्या होगा बताओ, ऊपर हमेशा 5 आएगा और नीचे हमेशा 3 आएगा। ये समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? कि डाई न्यूक्लियोटाइड के बाद ट्राई बना लो, ट्राई के बाद टेट्रा बना लो, पेंटा बना लो, हेक्सा बना लो, हेप्टा बना लो, पॉली बना लो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ऊपर हमेशा 5 होगा, नीचे हमेशा 3 आएगा। ये कंफर्म है? तो अगर ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसमें 5-3 लिखा हुआ है हमने, 5 and 3 and लिखा हुआ है हमने, तो इसके अंदर जो फॉस्फोडाइस्टर होता है वो 3-5 डायरेक्शन में लगा होता है। देखो मतलब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का जो ओरिएंटेशन होगा वो डीएनए के ओरिएंटेशन के रिवर्स होता है। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये लाइन, ये आप लाइन ऐड कर लीजिएगा। द ओरिएंटेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, the orientation of phosphodiester linkage will be always, the orientation of phosphodiester linkage will be always in reverse direction, will always in reverse direction of strands of DNA, strands of DNA। अगर डीएनए का स्ट्रैंड 5-3 है तो फॉस्फोडाइस्टर 3-5 होता है। समझ में आ गया सबको कैसे बनता है डाइन्यूक्लियोटाइड और क्या मतलब होता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज का? तो मुझे बताओ, एक डाइन्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फोएस्टर लिंकेज है। देखो ये लिंकेज क्या है, इसको फॉस्फोएस्टर लिंकेज कहता है। और ये जो लिंकेज बनेगा इसके बीच में, ये क्या होगा बताओ, इसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहा जाता है। तो कहने का मतलब एक डाइन्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बनेंगे? एक। और एक इसमें फॉस्फोएस्टर लिंकेज भी होगा जो सबसे ऊपर होगा। क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड है, एक ट्राइन्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फोएस्टर लिंकेज बनेंगे? जल्दी बताओ, कितने फॉस्फोएस्टर और कितने फॉस्फोडाइस्टर? यस, फॉस्फोएस्टर लिंकेज तो एक ही होगा ना, बट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 2 हो जाएंगे। एक और नीचे अटैच हो जाएगा ना ये। तो इसमें देखो फॉस्फोएस्टर लिंकेज तो एक ही होगा, बट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज ये 2 हो जाएंगे। ये समझ में आ गया सबको?
तो डीएनए के एक स्ट्रैंड में अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि डीएनए जो होता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का एक स्ट्रैंड, मैं अगर बोल रहा हूं ऐसे कि डीएनए के एक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, इसमें 100 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उसमें कितने फॉस्फोएस्टर होंगे और कितने फॉस्फोडाइस्टर होंगे? हाँ जी बच्चे बताओ। डीएनए के एक स्ट्रैंड में अगर 100 न्यूक्लियोटाइड हैं तो उसमें कितने फॉस्फोएस्टर होंगे और कितने फॉस्फोडाइस्टर होंगे? आंसर इज 1 and 99. 1 and 99. अरे एक ही स्ट्रैंड है डीएनए का ना, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, मैं डबल की बात नहीं कर रहा। एक स्ट्रैंड में एक क्या होगा? फॉस्फोडाइस्टर, सॉरी एक होगा फॉस्फोएस्टर और 99 क्या हो जाएंगे? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताओ, तो ये लिख लिया सबने इसको? अब देखो, अब मान लो मैं बता रहा हूं आपको अब स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए डीएनए। तो जैसा आप जानते हैं डीएनए एक इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें अगर ये 5 है और नीचे यहां देखो 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 होगा और यहां पर ये 5 होता है ना? और आप जानते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक, देखिए इसको 1 टर्न या इसी को 1 हेलिक्स भी कहा जाता है। वन पिच भी कहते हैं, यस यू राइट। और ये भी जानते हो आप, इसमें अगर मान लो यहां पे ऐसा ए लिखा हुआ है, तो देखेंगे यहां पे डबल बॉन्ड टी लिखा होता है, ऐसे देखिए, फिर यहां टी है तो डबल बॉन्ड ए होता है यहां पे ऐसे। तो टोटल देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर यहां पर मान लो ये एक तरफ से सी लिखा हुआ है ऐसे, तो दूसरी तरफ से यहां पे जी आ जाता है ऐसे, जानते हैं ना ये? तो ये जो आपने देखा है कि ये देखो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, देखो इसे क्या बोलते हैं बताओ? ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कहते हैं। और ये कैसे बनता है वो समझिए पहले आप, यहां पर ये कैसे बनता है वो समझिए पहले आप इसको। जैसे मान लो मैं अभी एक का ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए, जैसे मान लो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, यहां पे ए लिखा हुआ है और देखो दूसरी तरफ देखिए यहां पर यहां पर ऐसे टी लिखा हुआ है और फिर देखो एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां मान लो फिर टी लिखा हुआ है यहां पे ऐसे, देखो सेकंड साइड में देखिए अब यहां पर ऐसे, यहां पे अब ए लिखा हुआ है और अब जानते हैं कि इसके बीच में इस तरह से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है ए और टी के बीच में और टी और ए के बीच में। और यहां देखिए अब आप जानते हैं ओ पी
वो लिंकेज होता है, देखो ऐसे ही फॉस्फोडाइस्टर। और अगर इसका नंबर करेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, और 3 पे देखो यहाँ पर H और तो OH होगा, और इसका ये जो 5th कार्बन होता है देखो ऐसे है, यहां से वापस POP, देखो ऐसे लिंकेज बनता है, ऐसे देखिए। तो ये फॉस्फोडाइस्टर है और उसका डायरेक्शन देखो यहाँ पर, तो इसका नंबर कर लो 1, 2, 3, ये 4 कार्बन यहाँ पे और ये 5th कार्बन यहाँ पे आएगा, देखिए। तो देखो इसके टॉप में यहां पर 5th कार्बन इसका आया था देखो, और 3rd कार्बन इसका यहां पे आएगा, और यहां देखिए इसके यहां पे 3rd आएगा और नीचे 5 आएगा। ये देखो ये 3rd कार्बन पे है, ये 5th कार्बन पे है, ये इसका फॉस्फोडाइस्टर है, ये देखिए ये इसका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, और ये इसका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, देखो यहाँ पर ये वाला, ये यहां पर 5th है, यहां पे 3 है, देखो ये। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है ये 3, 5 के डायरेक्शन में है, और इसका फॉस्फोडाइस्टर 5 और 3 के डायरेक्शन में है। इसके टॉप पे 5 है देखो, 5 है, नीचे 3 है देखो, एक स्ट्रैंड में। दूसरे में देखिए टॉप में क्या आएगा बताओ, 3rd आएगा और नीचे 5 आएगा। और आप जानते हैं कि A का पेयरिंग T के साथ होता है, T का पेयरिंग A के साथ होता है। अगर यहां पर C लगा देते तो इधर G आ जाएगा, इधर वापस अगर G आएगा तो यहां पे C आ जाएगा। इस तरह से ये बनता चला जाता है। देखिए प्यूरीन की पेयरिंग हमेशा पैरामिडीन के साथ होती है ना। प्यूरीन की पेयरिंग हमेशा पैरामिडीन के साथ होती है, ये पता है आपको। ये समझ में आता है ना। और देखिए अगर मान लो ये एक बी डीएनए का स्ट्रक्चर होता, जो मोस्ट कॉमन डीएनए है इसको बी डीएनए कहते हैं, जिसके बारे में किसने बताया था बताओ, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। है ना। तो ये क्या कहता है, वॉटसन क्रिक ने क्या कहा था कि बी डीएनए जो होगा उसके एक टर्न में, उसके एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं। देखो यहां से लेके यहां तक टोटल बेस पेयर 10 होंगे। मतलब डीएनए कई तरह के होते हैं अल्फाबेट्स पे, ए टाइप, बी टाइप, डी टाइप, सी टाइप, जेड टाइप भी कहते हैं। तो अल्फाबेटिकली उसका नाम दिया गया है। मोस्ट कॉमन डीएनए को बी डीएनए कहते हैं, जिसके बारे में एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट का नाम है वॉटसन एंड क्रिक। और वॉटसन क्रिक ने बताया कि एक हेलिक्स में, उसके एक टर्न में, एक पिच में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। और उसने कहा कि डीएनए का स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है। डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या होते हैं बताओ, एंटी पैरेलल होते हैं। एक में 5, 3 है, दूसरे में 3, 5 होता है। समझ में आ गया सबको। और ये क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल क्यों होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, व्हाई 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल। हाँ जी बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। Why 2 strands of DNA are anti-parallel? ब्लैक कलर विजिबल नहीं है। अरे ब्लैक तो बहुत अच्छे से नजर आता है। और अरे कुछ नहीं है, फॉस्फोडाइस्टर यहां लगा हुआ है, फॉस्फोडाइस्टर यहां लगा हुआ है। नहीं, एंटी पैरेलल क्यों है बताओ। क्योंकि देखो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देख रहे हैं ना आप, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका ओरिएंटेशन उल्टा होता है। एक में एक शुगर का ऑक्सीजन देखो ऊपर की तरफ है और एक का ऑक्सीजन नीचे की तरफ होता है। तो शुगर मॉलिक्यूल का रिवर्स ओरिएंटेशन होता है।
अच्छा बताओ, तभी तो बेस यहां पे आएगा। अगर मान लो यहां पे ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा तो बेस तो इधर चला जाएगा ना, फिर तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा? तो जब तक सुगर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन रिवर्स नहीं होगा तो बेस के सामने बेस नहीं आएगा ना, और बेस के सामने बेस नहीं आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा? समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो रिवर्स ओरिएंटेशन क्यों होता है बताओ? बिकॉज ऑफ एंटी पैरेलल क्यों होता है बताओ? बिकॉज ऑफ रिवर्स ओरिएंटेशन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल। एक का ऑक्सीजन ऊपर, एक का ऑक्सीजन नीचे। तो लिख लीजिएगा इसको कि एंटी पैरेलल क्यों होता है बताओ? क्या लिखते हैं? बिकॉज ऑफ रिवर्स ओरिएंटेशन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल। ये याद रखिएगा कि डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, तो उसका आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ रिवर्स ओरिएंटेशन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? भूपेंद्र जी समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्लियर हुआ सबको कि क्यों उल्टा होता है? 3-5-5-3 क्यों होता है ये? ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखो, वॉटसन क्रिक ने ये बताया था कि इसका जो वन टर्न होता है यहां से लेके यहां तक, इस वन टर्न का जो लेंथ होता है ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। देखो, लेंथ ऑफ वन टर्न, एक टर्न का लेंथ कितना है बताओ? 34 एंगस्ट्रॉम का। तो इसलिए दो बेस पेयर का जो एंगल होगा, दो बेस पेयर का जो एंगल होगा, पहली बात तो ये दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हो गया बताओ? तो दो बेस पेयर का डिस्टेंस हो गया 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए 3.4 एंगस्ट्रॉम कह देते हैं, और एंगल कितना हो जाएगा दो बेस पेयर का बताओ? 360/10, दैट इज 36 डिग्री। हाँ जी, एंगल बिटवीन टू बेस पेयर 360/10 and distance between two base pair 34/10, 3.4 एंगस्ट्रॉम and 36 डिग्री एंगल हो जाएगा उसका। तो एंगल बिटवीन टू बेस पेयर 36 डिग्री एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ये कितना है बताओ? ये होता है कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ में आ गया सबको? और याद रखिएगा जो इसका डायमीटर होता है, ये जो बी डीएनए का जो इसका जो डायमीटर होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। जो डायमीटर होता है हेलिक्स का, बी डीएनए के हेलिक्स का जो डायमीटर होता है ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। समझ में आ गया सबको? और देखिए, तो ये हटा दो स्क्रीन से, अब सबने लिख लिया इसको? ठीक है, अब देखो, अब लिखा जाता है कि टाइप्स ऑफ जो डीएनए होते हैं वो डीसी बाज लिखा गया। देखो ये तो ऐसे एक वर्ड बन गया, देखो डीसी बाज, डी टाइप, सी टाइप, बी टाइप, ए टाइप, जेड टाइप। और इसमें जो बेस पेयर का नंबर होता है पर टर्न वो होता है 8, 9, 10, 11 और 12 के आता है। नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न सबसे कम डी टाइप में होता है, सबसे ज्यादा जेड टाइप में होता है।
डीसी बार्स 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या बताओ, ये है नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, उसके बेसिस पे ये बताया गया। देखो, और ये भी याद रखिएगा, जो डीसीबीए होता है इसको राइट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं, और ये जो जेड होता है इसको लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहते हैं। जिगजैग डीएनए भी कहते हैं इसको, जिगजैग डीएनए कहा जाता है इसको। बहुत रेयर डीएनए होता है, इसको जिगजैग डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। और ये भी याद रखिएगा कि एक साइंटिस्ट का नाम आता है चारगाफ। तो चारगाफ ने कहा था कि प्यूरिन का एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में प्यूरिन का जो मोलर कंसंट्रेशन होता है, मोलर कंसंट्रेशन जो होता है वो पैरामिडीन के बराबर होता है। जितने मोल्स प्यूरिन के होंगे उतने ही मोल पैरामिडीन के भी होंगे। तो चारगाफ ने कहा था कि अगर एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है जिसमें कंप्लीट बेस पेयरिंग है, यानी डीएनए where there is complete base pairing, the molar amount of purine is equal to the molar amount of pyrimidine. मोलर कंसंट्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, जितना प्यूरिन का होगा उतना ही पैरामिडीन का होगा अगर बेस पेयरिंग कंप्लीट है तो। क्योंकि प्यूरिन की बेस पेयरिंग पैरामिडीन के साथ होगी और पैरामिडीन की बेस पेयरिंग प्यूरिन के साथ होती है। प्यूरिन नेवर कंबाइंस विद प्यूरिन एंड पैरामिडीन नेवर कंबाइंस विद पैरामिडीन। और ये भी याद रखिएगा कि जितना ए का अमाउंट होगा उतना ही टी का अमाउंट होता है। अगर परसेंटेज की बात करें, अगर ए का अमाउंट 20% है तो टी का अमाउंट भी 20% है, तभी तो बेस पेयरिंग होगा। और जो सी का अमाउंट होगा वो जी के बराबर होता है। तो ए का परसेंटेज टी के बराबर है और सी का परसेंटेज जी के बराबर है, बट प्यूरिन का मोलर कंसंट्रेशन पैरामिडीन के बराबर होगा। क्लियर हो गया ना? ए अगर मान लो 20% होगा तो टी का अमाउंट भी 20% होगा। अगर सी मान लो 60% है तो जी भी 60% होगा, तभी तो कंप्लीट बेस पेयरिंग होगा। समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डीएनए को हम अल्फाबेट्स में बताते हैं, एबीसीडी टाइप बताया जाता है, जिसमें सबसे कॉमन डीएनए बी डीएनए होता है और सबसे रेयर डीएनए जेड डीएनए कहता है। मोस्ट कॉमन डीएनए बी डीएनए है, जिसके बारे में वॉटसन क्रिक ने बताया था। और जो सबसे अनकॉमन डीएनए है, रेयर डीएनए है, वो क्या है बताओ? वो आपका जेड डीएनए होता है, जिग जैग डीएनए कहते हैं। इसको लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो इसको हटा दो यहां से। अब ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब यहां देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ आरएनए। तो देखिए, यूकैरियोट्स में ये मेनली 3 तरह का होता है। एमआरएनए, ये सभी नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं। यूकैरियोट्स का ये नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये तो 1 से 5% काफी कम है। ये टीआरएनए का अमाउंट ज्यादा है,
10 से 15% के आसपास है और लगभग 70 से 80% के आसपास हम राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं। तो सबसे कम mRNA मैसेंजर आरएनए कहते हैं। tRNA स्मॉलेस्ट होता है लेंथ में। mRNA एक वेरिएबल लेंथ का होता है। आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए का डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कितना बड़ा डीएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, उसके बेसिस पे ये पता चलेगा कि आपका मैसेंजर आरएनए कितना बड़ा होता है। समझ में आ गया? तो एमआरएनए का लेंथ डिपेंड करता है कि कितने बड़े डीएनए का पार्ट ट्रांसक्राइब हो रहा है। छोटा डीएनए होगा तो छोटा एमआरएनए भी होगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? क्या हुआ, लाइट का प्रॉब्लम है क्या? चलेगा कि समझ में आ गया सबको? हाँ बच्चों, समझ में आ गया? ये पार्ट समझ में आ गया सबको? ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, देखो इसके अलावा और भी कई तरह के आरएनए होते हैं, आप पढ़ेंगे। यूकारियोट्स में एचएनआरएनए भी होता है, एक गाइड आरएनए भी होता है। गाइड आरएनए वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, गाइड आरएनए कहते हैं। एंटीसेंस आरएनए भी होता है, एंटीसेंस आरएनए भी होता है। डीएस आरएनए भी होता है, डबल स्टैंड आरएनए भी कहते हैं, हमने पढ़ा होगा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में। तो ये सब कुछ और भी तरह के आरएनए अवेलेबल होते हैं यूकारियोट्स वगैरह में। एचएनआरएनए जानते हैं आप, यहीं से एमआरएनए बनता है। गाइड आरएनए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए को गाइड आरएनए भी कहा जाता है। आरएनए का लेंथ भी देखो, अब वो लेंथ जो भी है इससे बड़ा ही होता है। अब लेंथ का बारे में बताया नहीं है कितना बड़ा लेंथ है उसका। एमआरएनए का लेंथ सबसे बड़ा हो सकता है, टीआरएनए सबसे छोटा होता है, बस। अमाउंट आरएनए का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों? तो ये सब भी आरएनए के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एससी आरएनए होता है, पढ़ा होगा एससी आरएनए, स्मॉलर साइटोप्लाज्मिक आरएनए कहते हैं, ये भी होता है। और मैंने कहा था कि आरएनए जो होता है, देखो ये जेनेटिक भी होता है और ये नॉन जेनेटिक भी होता है। तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए है, जो नॉन जेनेटिक आरएनए है, ये आप जानते हैं ये आपके बॉडी में है। ये सभी जो आरएनए आप देख रहे हैं सभी के सभी नॉन जेनेटिक आरएनए ही तो हैं। जेनेटिक आरएनए अगर कहीं मिलता है तो ये वायरसेस वगैरह में होता है। कुछ वायरसेस में जेनेटिक आरएनए होते हैं। यूकारियोट्स के सभी आरएनए नॉन जेनेटिक होते हैं। प्रोकारियोट्स के सभी आरएनए नॉन जेनेटिक होते हैं। कुछ वायरसेस के आरएनए जेनेटिक होते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। एसएनआरएनए भी होता है, स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं। बट ये सब रेयर तरह के आरएनए हैं जिसके बारे में आपसे अभी तक नहीं पूछा गया, ना कभी पूछा जाएगा। गाइड आरएनए कहते हैं, गाइड आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये भी याद रखिएगा। लिख लिया सबने इसको? सबने लिख लिया इसको? ठीक है। और देखो, और फाइनली अगर आप अब यहां पर आरएनए और डीएनए को कंपेयर करेंगे तो पता है कि आरएनए में राइबोज शुगर होता है, यहां पे डीऑक्सीराइबोज होता है, यहां पर ATGC बेस पेयर होता है और यहां पर AUGC बेस पेयर होता है।
बेसिस कहते हैं, बेस पेयर नहीं बेसिस कहते हैं। अरे डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं सुना है? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में डीएस आरएनए डबल स्ट्रैंड आरएनए कहते हैं। फिर देखो यहां पर चारगाफ्स रूल फॉलो होता है, यहां फॉलो नहीं होता, क्योंकि यहां पे बेस पेयरिंग या तो एब्सेंट होता है या इनकम्प्लीट बेस पेयरिंग होता है। कई बार ऐसे आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड है और लूप बन गया, देखो लूप बन गया, और लूप में मान लो यहां पर ए है और नीचे मान लो यू आ गया, तो ऐसे ये बन सकता है ना, लेकिन बेस पेयरिंग कंप्लीट नहीं होता, यहां पर इनकम्प्लीट होता है। सॉरी ये उल्टा हो गया, हाँ ये तो यहां पर ये उल्टा हो गया बच्चे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहां पर इसको यहां पर इसको लिख लो, डीएनए कर लो, यहां पे आरएनए कर लीजिए, और यहां पर इसको डीऑक्सीराइबोज कर लो, डीऑक्सीराइबोज, और यहां पे इसको हटा दीजिए। अब ठीक हो गया ना? सही है? अब सही है ना? तो चारगाफ रूल डीएनए फॉलो करता है, ये आरएनए में फॉलो नहीं होता, तो बाकी यही है, डीएनए जेनेटिक होता है, आरएनए नॉन जेनेटिक होता है यूकारियोट्स में और प्रोकारियोट्स में। क्लियर? तो ये मैंने बता दिया आपको ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब बायोमॉलिक्यूल का जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, जिसको आप एंजाइम्स भी कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब। बेटा मैंने क्या कहा कि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड का होता है ना, यहां तो बेस पेयरिंग कभी होगा ही नहीं। प्रोकारियोट्स में और यूकारियोट्स में आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, 5-3 लगा हुआ है, देखो यहां पर, यहां तो डबल स्ट्रैंड होता ही नहीं है ये। और कई बार ऐसा हो सकता है कि ये नीचे लूप बन गया, देखिए ऐसे लूप बन गया, ये 5 है, ये 3 आ गया, ये लूप बन गया, देखो, और लूप में क्या हुआ, यहां पर ए आ गया, सामने यू आ गया, देखिए, तो बेस पेयर तो यहां हो गया इसका ना, बट ये पूरी जगह थोड़ी हो रहा है। समझ में आ गया सबको? तो ये है आपका डिफरेंस डीएनए और आरएनए का, और हमने कंप्लीट किया न्यूक्लिक एसिड के बारे में सारी जानकारी। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, कैटलिस्ट के बारे में, ठीक है? चलिए इसको हटा दो यहां से। अब लेट स्टार्ट विथ एंजाइम्स। जिसको आप बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखिएगा, एंजाइम्स एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मोस्टली प्रोटीन्स कहते हैं, और जैसे आप जानते हैं राइबोजाइम वगैरह इसका एक्सेप्शन होता है, ये आरएनए का बना होता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं एंजाइम्स, पता है आपको, है ना? राइबोजाइम आरएनए है, ये आरएनए को आरएनए के बनने में हेल्प करता है, पता है आपको? ये वो मॉलिक्यूल है जो आरएनए से आरएनए को बनाने में हेल्प करता है, राइबोजाइम कहते हैं इसको। तो ये खुद ही आरएनए होता है, लेकिन आपको पता है कि डीएनए से अगर डीएनए बनना है तो हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, जो एक प्रोटीन होता है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस आप देख पा रहे हैं
कि आरएनए से आरएनए बनना है तो आपको आरएनए की जरूरत है, सेल्फ कैटेलाइज करता है इसको, ऑटो कैटेलिटिक कह सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर डीएनए से डीएनए बनना है, डीएनए रेप्लिकेशन जिसे कहते हैं आप, तो इसमें क्या चाहिए बताओ? हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, जो एक तरह का प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है वो। तो डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स है। राइबोजाइम भी एक एंजाइम है, लेकिन वो खुद आरएनए है। तो ये एक्सेप्शनल एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन नहीं होता है ना? और ये भी जानते हैं आप कि ये जो बायोकैटलिस्ट होता है, इट कैटेलाइजेस मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन लिविंग सेल्स, जिसको आप बायोकैटलिस्ट कह रहे हो। देखो, कैटलिस्ट तो इन विट्रो भी यूज कर सकते हैं आप, बट इन विवो कंडीशंस में जो सेल्स जिंदा है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये लिविंग स्टेट का ही एक सिनोनिम्स होता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिविंग स्टेट का मतलब ही आप मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। तो लिविंग सेल्स का जो रिएक्शंस होता है, जो उसका मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, जिसमें सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उस रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए हमें एक नेचुरल एंजाइम्स की जरूरत है, जिसको बायोकैटलिस्ट कहते हैं। बिल्कुल, और क्या? तो एंजाइम क्या करेगा फिर? कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे आप जानते हैं कि मान लिया जाए हमारे सेल्स में CO2 है और H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, वो वाटर मॉलिक्यूल है, और इसको हम जोड़कर बना रहे हैं H2CO3 बाय कार्बोनिक एसिड। ये पढ़ा है आपने रेस्पिरेशन वाले पार्ट में कि हमारे सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हमारे जो H2O होते हैं, ये मिलते हैं और ये H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है, जिसको आप कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ये है कि अगर मान लिया जाए कि CO2 और H2O का जो भी अमाउंट इसमें यूज हुआ है, और इसका अमाउंट मान लिया जाए 1 मोल हमने यूज किया इसका, इस एंजाइम का, तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा बताओ? 1 मोल कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कहने का मतलब यह है कि एंजाइम खुद अपने आप को उस रिएक्शन में यूज नहीं होने देता। जितना, देखो, कहने का मतलब ये देखिए कि A प्लस B प्लस एंजाइम, ये बन गया C प्लस E। देखिए एंजाइम, जितना एंजाइम यहां पर मान लो X ग्राम एंजाइम था, तो यहां भी X ग्राम एंजाइम प्रेजेंट रहेगा। A और B यहां पे क्या बताओ? ये सबस्ट्रेट है, और C यहां पे क्या बताओ? एक प्रोडक्ट होता है। तो सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम ने उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प भी किया, बट एंजाइम का अमाउंट रिएक्शन के स्टार्ट होने के पहले जितना था, वो रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद भी, रिएक्शन के खत्म होने के बाद भी उसी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मतलब एंजाइम एज ए बायोकैटलिस्ट रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में यूज नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? एंजाइम अपना काम कर देता है और इसका कोई भी अमाउंट रिएक्शन में यूज नहीं होता। और आप देखिए आपकी बुक में ऐसा लिखा गया है कि अगर मान लो आपके सेल्स, देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि अगर मान लो आपके सेल्स में CO2 और H2O है और हमारे पास एंजाइम अगर नहीं है, तो 1 घंटे में 1 आवर में लगभग 200 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? कार्बोनिक एनहाइड्रेट। ये से देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल देखो बाइकार्बोनिक एसिड का, देखिए 200 मॉलिक्यूल किसका बताओ? H2CO3 का।
कब? अगर आपके सेल्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है तो, और अगर है तो देखो ऐसा लिखा हुआ आपके बुक में कि अगर है तो कुछ ही मेरे ख्याल से 1 मिनट में लिखा हुआ है कि 3.6